का पोस्ट मिला है मुझे। आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ बातें करना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ज्योत्सना के बारे में कि ज्योत्सना काफी लंबे समय से संघर्ष करके और रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट प्राप्त की है। और ज्योत्सना के बारे में मैंने बोला भी था कि ज्योत्सना, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम सिर्फ अपने बीपीएससी के छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के भी लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। और ये देखने को मिल रहा है कि ज्योत्सना इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रही है, एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते और साथ के साथ समाज में प्रेरणा स्रोत के नाते। अभी हाल फिलहाल में इसका वीडियो आप लोगों ने जो स्टॉक पे भी देखा होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्मों में, न्यूज़पेपर्स पे इसके काफी वीडियोज वायरल भी हुए हैं। और ये सही बात है कि जिन्होंने संघर्ष किया है उसको सफलता के बाद ये मिलना भी चाहिए, इस तरीके का रिकग्निशन। और ज्योत्सना का एक शायरी काफी लोकप्रिय, ज्योत्सना को प्रिय है। क्या है ज्योत्सना कि मैंने इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। तो नमस्कार। और ज्योत्सना के बारे में बता दूं कि ये इसको इंटरव्यू में 90 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। 90 मार्क्स इनको मिले हैं और वो ऐसे में इन्हें 193 मार्क्स मिले हैं। और काफी कॉन्फिडेंस का लूज रहता था कि होगा कि सर नहीं होगा, काफी जब पहले डिस्कशन होती थी। बाद में जब मॉक इंटरव्यू वगैरह हुए और ज्योत्सना इंटरव्यू देने के लिए गई तो बोले कि सर मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू में कोई फर्क मुझे दिखता ही नहीं था। तो काफी मेहनत की थी उस समय भी, और आपके बीच भी उपस्थित हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक एक करके सवाल पूछें। तो सबसे पहले 70th बीपीएससी इंटरव्यू के जो बच्चे हैं उससे सवाल पूछने का मौका दिया जाए ज्योत्सना। और उसके बाद फिर 71st बीपीएससी के बच्चों के भी पीटी के एग्जामिनेशन 50 दिन ही बचे हुए हैं, तो उन्हें उनके भी सवाल को ले लिया जाए। तो चलिए, अब हम प्लेटफॉर्म आप लोगों को सुपुर्द करते हैं और पूछिए एक एक करके ज्योत्सना जी से सवाल। जी पूछिए। जी मैम, गुड इवनिंग। बताइए। मैम, 17th इंटरव्यू रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि अभी जैसे मैम पीटी भी है हम लोग का सामने, और उसके बाद में रिजल्ट भी आने वाला है मेंस का। तो अभी इसको मैनेज करते हुए किस टाइप से हम लोग इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर पाए, क्योंकि अचानक से रिजल्ट आने के बाद में फिर वो दिक्कत होने वाला है। अगर आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं ना तो वो आपको इंटरव्यू में काफी अच्छा खासा काम देगा। तो इंटरव्यू की जहां तक बात है ना, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे आप सर के ग्रुप से जुड़ेंगे ना तो सर छोटी छोटी बातों पे, जैसे ड्रेसिंग सेंस, कैसे आप बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में नॉलेज बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ना बहुत ज्यादा, वही हम सर को बता भी रहे थे कि सर आपने जो छोटी छोटी बातें जो बताई है ना वो वहां पे बहुत ज्यादा काम का हुआ। किस कॉन्फिडेंस में, जैसे सर काउंटर क्वेश्चन करते थे ना तो उसका, जैसे हम यहाँ पे जब जवाब देते थे इस प्लेटफॉर्म पे तो काफी घबराहट होती थी, बहुत कुछ गलत हो जाता था। तो फिर सर उसको बताते थे और इतना ज्यादा मतलब मॉक दिए थे ना, इतना ज्यादा मॉक दिए थे कि फिर ये घबराहट भी वहां जाते जाते चली गई। तो आप पीटी के लिए बहुत अच्छे से पढ़िए। ये चीज आपको इंटरव्यू में बिल्कुल अच्छे से काम देगा। और जो आपका ऑप्शनल है वहां से भी क्वेश्चन आएगा, और जो करेंट है वहां से भी आता है, जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे भी आना है क्वेश्चन, उससे मेरे से भी पूछे गए थे। तो वो सब थोड़ा बहुत तब आप देख लीजिएगा। अभी आप फिलहाल पीटी करेंट अफेयर जो भी है वो करिए, हिस्ट्री वगैरह से भी पूछे जाते हैं। तो पीटी के लिए पढ़िए अभी, और थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ड्रेसिंग सेंस, कैसे पहनना है, बाल वाल कैसे आप दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सॉरी भी बोलना है ना तो सॉरी भी आप कैसे बोल रहे हैं, छोटी छोटी वो सर बताएंगे। छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है वहां पे। जी मैम, धन्यवाद। बिल्कुल, सॉरी बोलने के भी 4-5 तरीके बताए गए थे। आप जी लोगों को भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से सॉरी आपको बोलना है, ताकि सॉरी वो चुभे नहीं इंटरव्यू बोर्ड के लोगों को, कि ऐसा नहीं लगे बिल्कुल कि नहीं कुछ नहीं आ रहा है। तो बार बार वो अलग अलग तरीके होते हैं, हम लोग उस टर्म को बताएंगे। ये पूछिए अगला सवाल, चिरंजीव। अनम्यूट करके पूछेंगे।
हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरे को एक सवाल पूछना था कि अगर होम स्टेट बिहार हो लेकिन अगर आप करेंटली डिफरेंट प्लेस में रहते हैं तो इंटरव्यू में कैसे लिंक करके वो पूछ सकते हैं जिस स्टेट में अभी आप रह रहे हो उसको लेकर। जैसे अभी मैं असम में रहता हूँ तो जैसे आप बाहर में जॉब करते हैं क्या? नहीं मैम, मेरे पापा यहाँ पे जॉब करते हैं तो मैं करेंटली यहीं पे हूँ असम में। अच्छा, जी। तो बहुत ज़्यादा तो डीपली नहीं पूछना चाहिए वहाँ के बारे में, पर आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, जॉब नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैक्सिमम स्कूलिंग यहीं पे हुआ और अभी पढ़ाई भी यहीं कर रहा हूँ। मेरे पापा यहाँ पे जॉब करते हैं। तो स्कूलिंग के बारे में जैसे ग्रेजुएशन भी आपने वहीं से किया होगा, तो हो हाँ सकता है थोड़ा बहुत पूछ ले कि हाँ मतलब असम में क्या फेमस है, या क्या कोई पार्क वार्क पूछ ले। बहुत ज्यादा डीपली वो मतलब पर्सनल में वो बहुत ज्यादा होते नहीं है, किसी को भी हम देखे नहीं है कि बहुत ज्यादा इंटरव्यू बोर्ड उनसे पर्सनल हो रहा हो, तो इतना ज्यादा आपको इसके लिए परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, जो नॉलेज है वो तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, पीटी फैक्ट में पढ़े ही होंगे, तो जी जी। बस पूछना भी होगा तो वही पूछेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। विकास। जी सर, हम पूछ चुके हैं। राकेश। गुड इवनिंग सर और गुड इवनिंग मैम। मैम हमें दो क्वेश्चन पूछने थे। एक, आपके पर्सनल मतलब जो अनुभव रहे हैं 69th इंटरव्यू में, वो थोड़ा शेयर करेंगे। जो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका आपने कैसे आंसर दिया था, वो अगर शेयर कर पाए तो वो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शनल और ग्रेजुएशन को लेके पूछना था कि इससे कितना डीप पूछा जा सकता है। क्या इसको बहुत डीप में तैयार करना सही रहेगा? नहीं, डीपली हम भी नहीं तैयार किए थे। बहुत ऑप्शनल तो खैर ऑप्शनल है आपका, तो वो तो पूछ ही सकते हैं डीपली भी। और बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी गई थी मेरे से, लेकिन हाँ वो डीपली ही था। एक्चुअली हमको ऑप्शनल में भी कुछ चीजें पता नहीं था, तो हम तो सॉरी बोले। और थोड़ा सा मतलब ऑप्शनल वो क्या था था कि हाँ। मैम आपका? क्या? ऑप्शनल क्या था मैम आपका? हिंदी साहित्य। हाँ, तो ऑप्शनल और ग्रेजुएशन में भी ग्रेजुएशन नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे थे, जो कि हम जवाब दे पाए थे। और हालांकि एक दो क्वेश्चन ग्रेजुएशन से भी थे। करीब टोटल सॉरी मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरा बीकॉम अकाउंट ऑनर्स था, तो अकाउंट से ही क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर ऐसा था कि सॉरी मतलब करीब 7-8 बार सॉरी, 6-7 बार सॉरी बोले थे। लेकिन हाँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे अंदर वो घबराहट नहीं था कि हाँ मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता कभी भी। तो इसके और लिए हम बहुत ज़्यादा ये नहीं हुए। और इंटरव्यू बोर्ड में मेरे से जैसे योजना वगैरह की और बताओ, महिलाओं के लिए और बताओ, ऐसे कर करके तो करीब करीब 10-12 योजनाएं ऐसे करके हो गई। फिर जीविका पे हमारी बहुत देर तक बात चली। और एक जो सर थे वो तो जबरदस्ती ये मनवाने पे तुले थे कि तुम मानो कि सोशल मीडिया बहुत खराब चीज है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। और हम उनको बोले भी कि सर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती, तो बोले क्यों, बुक पढ़कर यहाँ नहीं पहुंच सकती थी क्या? तो यही सब था इंटरव्यू में। और वो वाले क्वेश्चन तो हम फैक्चुअल जो क्वेश्चन थे वो तो मेरे दिमाग से निकल गया है, लेकिन फैक्चुअल भी क्वेश्चन बहुत सारे मेरे में पूछे गए थे। ओके मैम। जब और लिख मैम के जरूर दूसरा, बताओ कि जब मॉक इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हैं तो लोग घबराहट में रहते हैं, कि डर में रहते हैं, क्या होगा सर, नहीं होगा सर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब इंटरव्यू देते जाती है और उसके बाद फाइनल बोर्ड में जाती है तो किस तरीके से डर खत्म ही हो जाता है लगभग। इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करो। सही बात है। एक्चुअली जब हम शुरू में आए थे तो हम तो बोल ही नहीं पाते थे कुछ देर तक, तो सर लोग जब सवाल करते थे ना तो मेरी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह जाती थी, और तो बोल नहीं पाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे सर लोग काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका भी जवाब गलत वलत, शुरू शुरू में बहुत बहुत गलती हुआ, पर धीरे धीरे सर लोग बताते गए। दूसरे का भी इंटरव्यू हम लोग देखते थे कि हाँ वो कैसे जवाब दे रहा है, फिर सर कैसे उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये सब
सर जब प्रैक्टिस कराएंगे ना तो ये आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, और फिर वहां पे जाने के बाद ना फिर आपको लगेगा कि हम सर के पास इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर वो डर नहीं था मेरे अंदर। इतना प्रैक्टिस किए थे, इतना मॉक लिए थे सर कि डर ही खत्म हो गया था बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये चीज अच्छा रहा, कॉन्फिडेंस आ गया था। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि इंटरव्यू तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होता है ना कि हम अपनी बातें कैसे बोर्ड को रख पाए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अपने इंट्रो में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करें कि जिनसे वो हमको हमारे अच्छाइयों या हमारी मजबूती को पूछ पाए, तो वो आप फ्रेमिंग हमें थोड़ा समझा सकते हो? नहीं नहीं, इंट्रो में वो आपका नाम तो जानेंगे ही नहीं। अब जैसे मेरे से ही पूछा गया था कि बताओ अपने बारे में, तो बस वही ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की हूँ, और फिर कौन सा अटेम्प्ट है ये पूछ रहे थे कि क्यों नहीं हुआ इतने अटेम्प्ट में, ये पूछ रहे थे। और अच्छाई की बात, हाँ अगर आप में बहुत कुछ कुछ स्पेशल है तो फिर आप, मेरे में तो सिंपल ग्रेजुएशन था तो बताने के लिए कुछ ऐसा भी नहीं था। और हम तो ये भी नहीं बता पाए कि सर हम इतने साल बाद, इतने संघर्षों के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट जस्ट रितिका। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। सर मेरा प्रश्न ये था कि अभी प्रीलिम्स भी नजदीक आ गया और ये भी लग रहा है कि इंटरव्यू की भी तैयारी करनी चाहिए, तो बड़ा हॉटस्पॉट हो जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि किसका तैयारी करूं, मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी करूं या फिर प्रीलिम्स के लिए तैयारी करूं, तो वो कैसे मैनेज करूं मैं दोनों को? इंटरव्यू में पूछेगा भी तो क्या, सबसे ज्यादा तो डर लोग करेंट अफेयर से रहते हैं ना। और पीटी के लिए आप पेपर पढ़िए, करेंट पीटी में भी काम दे देगा और इंटरव्यू में तो काम देगा ही देगा। और पीटी के लिए आप जितने फैक्ट याद कर रही हैं, जितने सारे बुक्स पढ़ रही हैं, तो उससे तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है ना। देखिए होता क्या है ना, जस्टिना बताते हैं कि पीटी के लिए ये इंटरव्यू के लिए हम लोग अभी रेगुलर पेपर दे प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो भी एक दो नहीं, 5-7 पेपर दे देते हैं। जिसको जो पसंद है, एक इंग्लिश का पेपर, एक हिंदी का पेपर, अपने मन से पढ़ लो। पढ़ते कोई है ही नहीं। अब आधा घंटा अभी पेपर पे दिया जाए, 1 घंटा तो काम हो जाएगा। करंट अफेयर बाद वहाँ की चीजों को सॉर्ट आउट करके इस तरीके से बताया जा रहा है। तो बैलेंस करना जीवन में बहुत जरूरी है। आप जब अधिकारी भी बन जाएंगे उस समय भी एक तो आपका ऑफिस का काम है ही, साथ के साथ मजिस्ट्रेट ड्यूटी आएगा, अलग अलग तरीके की ड्यूटियां आती रहती हैं। फिर कहीं दंगा फसाद हो गया, झगड़ा मार हो गया, उसमें जाना पड़ेगा। साथ के साथ अपना काम आपको ऑफिस का करना ही पड़ेगा। तो वो मैनेजमेंट स्किल जब तक आपके पास नहीं आएगा, जीवन को वर्क लाइफ बैलेंस करने का तरीका नहीं सीखेंगे, तब तक ये परेशानियां आपके साथ बनी रहेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि चीजों को बैलेंस करके चला जाए, इंटरलिंक करके पढ़ा जाए कि वो पीटी में भी काम कैसे आएगा, इंटरव्यू में भी कैसे काम आएगा। और 2 घंटे 1 घंटे दिन भर में निकाल लीजिए, या सप्ताह में 3-4 घंटे भी इंटरव्यू के लिए निकाल लीजिए, काफी हो जाता है। बाद में अपने पीटी को भी बैलेंस करके पढ़ाई करते रहिए। लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, ना पीटी को छोड़ना है ना इंटरव्यू को छोड़ना है। सबको साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेके चलते रहना है। साक्षी। जी थैंक यू सर। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है और ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हमने प्री के लिए तो इंडियन मिडाइवल और एंशिएंट और मॉडर्न पढ़ा हुआ है, लेकिन वो जो ऑप्शनल में पार्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो हमने नहीं पढ़ा हुआ है। और ग्रेजुएशन में भी वो पार्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो उसमें कितना तैयारी करने की जरूरत है, वहाँ कैसे क्वेश्चंस होंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछता है क्या? जी मैम, ऑप्शनल में होता है यस मैम, पूछता है। अच्छा, ये जो अभी आ रहा है उसमें, हाँ तो बहुत चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत पूछ ले। क्योंकि ऑप्शनल में आ रहा है तो फिर कुछ कह नहीं सकते कि वो कहाँ से पूछेंगे। तो हमको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत उसको तैयार करके रखना चाहिए। और जो बहुत डीप है उसके लिए तो सॉरी तो है ही। जी, देखिए लेकिन वही समझ नहीं आ रहा है उसके लिए क्या पढ़े और कितना कहाँ से कैसे। देखो साक्षी, इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे बच्चों के होंगे। प्रश्न रिपीट नहीं हो, इसके लिए मैं कंप्लीट आंसर मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करके देता हूँ कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शंस हैं उसके लिए आपको एक पीडीएफ करीबन 150 पेज या 200 पेज का हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। वो 150 पेज का पीडीएफ आप पढ़ के चले जाइएगा। उससे बाहर अगर प्रश्न पूछेगा तो सॉरी बोलना है, तो उम्मीद बिल्कुल रखिए कि उससे बाहर कोई भी प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री की जितनी भी घटना है, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, चाहे रशियन रिवॉल्यूशन में जो भी बातें हुई थी, इस तरीके से एक एक घटनाओं को, बिस्मार्क हुआ, जर्मनी वाला जो मामला था, या नेपोलियन,
एक एक करके आपको वो दे दिया जाएगा, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनेसा वाला पीरियड था, ताकि आप उसे पढ़ लें और बहुत स्मूथली आप पढ़ जाएंगे। तो उसके लिए चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग भी। ओके सर। हाँ सर बोले तो एक बात हमको और याद आया कि ऐसे ही हम लोग भी सोचते थे कि अरे क्या पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा, लेकिन जब आप मॉक दीजिएगा ना उस टाइम सर लोग मतलब टोटली वो 360 डिग्री करके वो सर खुद आपको तैयार करा देंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको नहीं आ रहा है और क्या आपको करना है। बार बार एक बात इंटरव्यू बैच में बोला जाता है कि इंटरव्यू खेल इसी बात का है कि आपने कितना जस्टिफाइड आंसर दिया। पहली बात यह है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव बातें हैं, जो आपका एरिया स्ट्रांग है, उसको आप सामने रखिए। जो एरिया वीक है उसको छुपा करके कैसे निकल जाना है, इसका कला आपने जिस दिन सीख लिया, उसके बाद कोई इंटरव्यू आपको कभी जीवन में परेशान नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, पंकज पूछो प्रश्न। हाँ सर, गुड इवनिंग मैम। मैम बोल रहे थे कि इतना सारा इंटरव्यू देने के बाद और आप खुद सेलेक्ट होने के बाद आप ये बताइए कि इंटरव्यू लेने का ध्येय क्या है, इसका मेन सेंट्रल पॉइंट क्या है और उसके लिए हम लोग तैयार कैसे हो। अगर अपने जो सीमित ज्ञान है, सीमित नॉलेज के आधार पर बाकी अपना ड्यूटी पीटी सबके तैयारी करते हुए उसके एक्सपेक्टेशन पर कैसे हम लोग खरे उतरे, कैसे तैयार कर, कैसे कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। जब आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब तो साफ है ना कि आपके पास नॉलेज कम है, ऐसा तो सामने वाला समझेगा ही नहीं। नहीं तो उसका जो होता है ना एक मेन सेंट्रल पॉइंट की क्या है, क्या जानना चाहता है वो, क्या ऐसी चीजें है कि वो रिटेल नहीं ले सकता है, सामने बुलाया है क्या जानने के लिए। आपकी पर्सनालिटी और क्या। वो इंटरव्यू पर्सनालिटी तो मतलब पर्सनालिटी मतलब क्या। देखो बताते हैं एक्चुअली जो कहना चाह रही ज्योत्सना कि आपकी पर्सनालिटी को आप होलिस्टिक तरीके से तुम खुद देखने का प्रयास करो कि आप एक ऑफिसर बनने के लिए कितने सुयोग्य उम्मीदवार हैं। मैंने 3 गुना उम्मीदवारों का मेंस में सिलेक्शन कर लिया है, अब 3 में से एक उम्मीदवार को हमको चुनना है। तो हम किस उम्मीदवार को चुनेंगे? जिस उम्मीदवार के पास की ऐसी पर्सनालिटी या ऐसा स्किल होगा, जिसके के पास मैनेजरियल स्किल होगी, जिसके पास के टाइम मैनेजमेंट का स्किल होगा, जिसके पास के बिहार के प्रशासन का समझ होगा, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होगा, तो उन मैनेजरियल स्किल को आपको दिखाना है, शो करना है। आपके अंदर आप कितने कम समय में पढ़ सकते हैं, कितने कम समय में आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को सीख सकते हैं। जिस दिन ये सब चीजें आपके अंदर आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पढ़ा भी रहे कार्तिकेयन सर आप लोगों को, तो उसके बाद उस दिन पहला ही क्लास हुआ था उनका, तो उन्होंने बताया था ना कि आपको हम ऑफिसर क्यों बनाए, हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। ये प्रश्न पूछा ही इस बात के लिए जाता है के अंदर इफिशिएंटली मैनेजमेंट को करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क कराने के लिए आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। अगर ये चीज आप उनको शो कर देते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन होता है, और इसी बात को छांटने के लिए देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वो चीजें आपके अंदर नहीं है और आपको डेवलप करना है, तो डेवलप कैसे किया जाए, क्या सर किया करेंगे जाए ना, मॉक दीजिए ना। मेरे से भी पूछा गया था पता है आपको कि आपके अंदर क्या है, हम आपको क्यों चुने। तो हम इसका जवाब ऐसे दिए थे कि सर एक ऑफिसर के लिए जो शारीरिक और मानसिक जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, मुझे लगता है कि वो सारे क्वालिटी मेरे अंदर हैं। तो बोले क्या क्या क्वालिटी है बताओ। बोले सर मैं सही टाइम पे डिसीजन ले सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है किसी काम को करने की, कोई भी डिसीजन लेने की। तो ये सब चीजें ना, ये सब तो बहुत ज्यादा मुझे ध्यान भी नहीं है। इस टाइप में मैंने 3-4 लाइन में वो जवाब दिए थे। ये सब जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, सर जब लेंगे ना, वो सब भी डेवलप हो जाएगा आपका, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। वो सब हो जाएगा, वो सर सब करा देंगे। थैंक यू। मेरे अंदर भी अरे आपसे ज्यादा डर था मेरे अंदर जब हम कर लिए। आप सोचिए ना, एक गांव में रहने वाली, बताइए आप तो फिर भी पढ़ रहे हैं लगातार, मेरा तो पढ़ाई जाने कब का छूटा हुआ। बताइए जब हम कर सकते हैं तो फिर आप लोग तो आसानी से कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप भी कर सकते हैं। आप सोच के देखते हैं इनके संघर्ष के बारे में। 2004 में इन्होंने मैट्रिक पास किया, 2006 में इन्होंने इंटर पास किया, 2007 में शादी हो गई, 2014 में ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, 2018 में जाके ग्रेजुएशन क्लियर हुआ, शादी के 14-17 साल के बाद बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ,
तो आप इतना लंबा संघर्ष देखिए, लोग भूल जाते हैं पढ़ाई अब लिखाई। वही तो बताइए, जब हम कर सकते हैं तो भाई आप लोग क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये प्रेरणा लेके जाइए कि आप ही की तरह इसी मीट में बैठती थी और धीरे धीरे सीखते सीखते आज जो है यहाँ तक पहुंच गई हैं, और अभी समाज में काफी इनका नाम है। आप जाके पता कर लीजिए अपने इनके गृह जिले से शिवहर हो या सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के इलाके में, तब पता सर चलेगा मेरा कि नाम गूगल पे टाइप करके देखिएगा आप। वो तो थोड़ी आप गूगल पे टाइप कर लीजिए तो भी पता चल जाएगा आपको। थैंक यू। ओके, हिम्मत रखिए, सब हो जाएगा। पॉजिटिव सोच रखिए। मेरे अंदर सिलेक्शन नहीं लेने वालों में, और मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, कुछ नहीं है ऐसा, पर मेरे अंदर एक ही चीज अलग था उनसे, ये हम महसूस करते हैं, मेरी पॉजिटिव सोच और एक जुनून, एक पागलपन कि मुझे चाहिए और मुझे यही चाहिए। और कहीं ना कहीं यही जीत यहाँ तक पहुंचने में बहुत बड़ा सहयोगी भी साबित हुआ है। तो वही है, एक पागलपन लाइए अपने अंदर और ज्वाइन करिए इंटरव्यू के लिए, सब हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट सोना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन मतलब ये प्रश्न था कि 2021 में मेरा ग्रेजुएशन होता है और 2024 में मैं डीलेट कर दी, तो मैम ये गैप ईयर को कैसे बताएं इंटरव्यू में? गैप ईयर ये सर बहुत अच्छा समझाते हैं, इसका जवाब सर ही देंगे क्योंकि ये सर ही हमको समझा देंगे कैसे बोलना है। और पहली बार मीट में पता भी इसी बात से चला था जब मैं गैप ईयर के क्लास को ले रहा था इंटरव्यू में, तो पता चला कि सर मेरा तो गैप ईयर सबसे ज्यादा लंबा है। तो फिर मैंने बताया कि इस गैप ईयर को कैसे बताना है इंटरव्यू बोर्ड में। तो क्या था इसका प्रश्न, 2021 में आपने किया है? और यस सर, ग्रेजुएशन किया, फिर मैं सिविल सर्विसेज तैयारी की, तो 2024 में मतलब फिर डीएलएड में एडमिशन कर लिया। अरे बहुत छोटा प्रश्न है, ठीक है, तुमको क्लास में बता देंगे, रहने दो इसको, ठीक है, ये बहुत छोटा प्रश्न है। ज्यादा थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रोशनी, रोशनी पूछिए अपना सवाल। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हैंड रेज करेंगे। काजल, नीतीश। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में 100+ मार्क्स जेन्युइनली लाया जा सकता है, और ये मैम का अप्रोक्स कितना एवरेज था इंटरव्यू में? ये 2 क्वेश्चन का आंसर चाहिए सर मुझे। मेरा तो 90 था। 90 सिर्फ 90 या 95 अराउंड करके? नहीं 90। देखिए, और मैम क्या ये 100 पे? हाँ मेरे ही 100 ग्रुप में प्लस है एक रोहा रोमसा, वो 105 लाई थी। मेरे ही स्टूडेंट अच्छा। को पिछली बार 103 मार्क्स आए हुए हैं। उससे पहले 67 की जो इंटरव्यू टॉपर थी इसी प्लेटफॉर्म से थी, 97 मार्क्स था, 67 में सबसे हाईएस्ट पे सालनी हमारी इसी प्लेटफॉर्म से थी। तो 103 नंबर तक पिछली बार मेरे बच्चों को आए हुए हैं। तो आप चिंता कि मार्क्स आते हैं, अगर आप आंसर देंगे सर तो एक्चुअली मैंने एक इंटरव्यू करा हुआ था 6-7 में, वो सेकेंड शेड्यूल था मेरा, सबसे लास्ट में, एंड वो मुश्किल से 5 या 10 मिनट का इंटरव्यू था मेरा, और उसमें उन्होंने मुझे 80 मार्क्स दिए हुए थे। बट जेन्युइनली सर मेरे दिमाग में था। मैं क्लियर जी कर सर। देता हूँ इस मामले में कि जिस बच्चे का इंटरव्यू का ड्यूरेशन कम रहा है उसको मार्क्स लगभग कम जी। ही मिले हैं। आप मैंने हर बार बोला है कि जिन बच्चों का एवरेज ड्यूरेशन से ज्यादा इंटरव्यू टाइम होगा उसी बच्चों के मार्क्स एवरेज से ज्यादा आएंगे। तो अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप करना है ताकि उनको आपसे बात करने के बाद इनलाइटनमेंट टाइप का फील हो। देखिए, इंटरव्यू लेना जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोसेस है, वो रूथलेस प्रोसेस है, थका देता है लोगों को। क्या डेली एक बच्चों से बैठ के कुछ प्रश्न ना, आपके लिए वो नौकरी का जीवन मरण का सवाल हो सकता है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। एक बच्चे को निपटाना है, उसको दूसरे बच्चे को बुलाना है, उनका वो होमवर्क है, ठीक है। तो आप में अगर वो स्किल है, आप में वो पर्सनालिटी है कि आप उनसे बात करके उनको कुछ नया सिखा पाते हैं, कुछ इनलाइटनमेंट फील करा पाते हैं, तो उनसे बात करने में आपको मजा आएगा। जब उनको बात करने में आपसे मजा आएगा, बस इंटरव्यू इसी का नाम है कि आपसे बात करके उनको कितना अच्छा फील हुआ, दैट्स इन। इसके अलावा इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। और पूछिए, इसका भी इंटरव्यू लंबा गया था इसलिए 90 मार्क्स है। 90 अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ये इतने भी नहीं आते हैं। कितना देर इंटरव्यू चला था? 19 से 20 मिनट।
एवरेज 12-13 मिनट चलता है, 19 से 20 मिनट चला, 7 मिनट एक्स्ट्रा बिल्कुल इंटरव्यू। बिल्कुल। अरे वो लोग पता है, वो लोग खाते रहते हैं, भूजा खाते रहते हैं, बिस्किट खाते रहते हैं, आपकी बात मतलब सुनेंगे भी नहीं। हाँ, अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ एकदम जैसे जैसे मेरा था, तो जी सभी खाना पीना छोड़ जी करके मैम। मतलब हम एकदम आंखों में आंखें डाल कर कि भाई पूछिए क्या पूछना है आपको, मैम हम लेकिन हैं तैयार मेरा इसके लिए, क्वेश्चन ये ये है वाला ना कॉन्फिडेंस लाइए। मैम, हाँ मैम मेरा मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जब आप लास्ट टाइम में होते हो, आपके इंटरव्यू टाइम में, जब बोर्ड चूंकि मेरा लास्ट था, मेरे बाद कोई भी बच्चे नहीं थे उसमें, हम्म, तो वो खुद टेकल कर रहे थे। अगर मेरे से कुछ पूछ रहे हैं ना, तो अगर मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है तो वो तुरंत पास कर देते थे किसी और के पास। मतलब वो ज्यादा टाइम खुद नहीं देना चाह रहे थे, चूंकि मैं लास्ट बताया, टाइम था। जो 97 मार्क्स मैंने बताया शालिनी कुमारी को, उसका लास्ट दिन, लास्ट कैंडिडेट, लास्ट इंटरव्यू था। उसके बाद उस दिन के बाद ना कोई इंटरव्यू होना था और ना उस लड़की के बाद कोई कैंडिडेट वहां पे बचा हुआ था। सारे लोग चले गए थे, बोर्ड मेंबर थे, पूरा का पूरा बीपीएससी का ऑफिस खाली हो चुका था, कुछ स्टाफ बचे हुए थे मार्क्स। जी सर। उसके बाद भी उसका इंटरव्यू जी 20 सर। के आसपास चला था और 97 मार्क्स आए थे। तो इस बात से बहुत फर्क जी नहीं सर। पड़ता है कि जल्दबाजी में थे, इस बात से बहुत सही फर्क बात। पड़ता है कि आपको आंसर कैसा दिया, वो भुजा खाना छोड़ के आपका बात सुनना स्टार्ट किए कि नहीं किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तो पता ये है जो एक चीज पॉइंट और बोले सर, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे सर लोग बोलते हैं ना कि आप मेंस को ही इतना अच्छा कर लीजिए ना कि इंटरव्यू लक पे भी डिपेंड करता है। तो वहाँ, हाँ, और जी हम अपने ही ग्रुप में देखे हैं, मोनिका कुमारी है, उनका रैंक 25 है, जी डीएसपी मिला है इस बार। उनका इंटरव्यू बहुत खराब गया था और उनको इंटरव्यू में मात्र 60 नंबर मिले और रैंक 25 है। तो ये भी है, बताइए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा एग्जांपल और एक देता हूँ, 64वीं बीपीएससी के बीपीआरओ हैं, और उनको मात्र और मात्र 45 नंबर दिए गए थे इंटरव्यू में, और वो सिलेक्ट होकर बीपीआरओ बन गए। तो अब तो आपके हाथ से, जो 17वीं बीपीएससी वाले हैं उसके हाथ से तो ये मौका निकल चुका है कि आप अपने मेंस को कितना मजबूत कीजिए, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन दे चुका है। एक 71st वाले के जी लिए सर। लेसन, वो बच्चे जो 71st भी देंगे, मेंस बहुत स्ट्रांग रह जाए ना, तो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मेंस में इतने ज्यादा मार्क्स चाहिए और उसके लिए कितना जबरदस्त आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस लेवल का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए कि कट ऑफ से जो मेंस आता है उससे 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर के आसपास ज्यादा है, तभी वो इंटरव्यू में जाके कंपनसेट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करने की सकता है अब। सर एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है सर। हाँ, सर एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर। चूंकि मैंने 69 मेंस भी लिखा हुआ है सर, तो आपके हिसाब से 69 का जो जीएस पोर्शन था वो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड और लेंथी था, या 67 का 17 का? खाली इंटरव्यू वाला क्वेश्चन ले लेते हैं नीतीश, उसके बाद फिर इसको मेंस वाला लेंगे, हम लोग पीटी लेंगे, मेंस लेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछिए, रोहित कुमार। गुड इवनिंग मैम। मेरा प्रश्न मैम यह है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय इंटरव्यू में आई कांटेक्ट का होना कितना जरूरी है, और अगर इस आई कांटेक्ट में हिचकिचाहट होती है तो इसको कैसे दूर किया जाता है? अमूमन जनरली ये चीज सबके साथ होता ही है, तो इसको कैसे? शुरू शुरू में होगा प्रैक्टिस, इसीलिए तो कहते ही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम भी तो भाई प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बने ना। जब आए थे तो कितना डरते थे, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताए भी। तो वही आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तो मतलब मेरी नजरें तो कहीं गई ही नहीं उनके आंखों के अलावा, एकदम आंखों में आंखें डाल कर बात किए थे। और हम तो यही कहेंगे कि भाई आप लोग भी करिए, क्योंकि इससे ना आपका कॉन्फिडेंस झलकता है कि उनको लगता है कि हाँ ये बहुत कॉन्फिडेंट है। मतलब देखिए, इंटरव्यू मैम में क्या होता है, ये जो आई कांटेक्ट का मसला है ना, इसको 3 ट्रायंगल का पॉइंट, आई, ईयर और नोज, इससे बाहर जिस भी बोर्ड मेंबर के साथ आप बात कर रहे हैं, इससे बाहर आपका आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। कि ये लोग क्या होता है कि आई कांटेक्ट होने के साथ वो हंसने मुस्कुराने लगते हैं या डर टाइप पे जाते हैं, तो आप उनके आंख में अगर डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं तो कम से कम उसके नोज पे या ईयर पे, उससे बाहर तो आप नहीं देखिए। वरना वो होता क्या है ना, कि एक फीलिंग आती है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ये डरा हुआ है, ये इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आंखों में आंखें डाल के जो ज्योत्सना बोल रही है, बात करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप सही आंसर कर रहे हैं, आपके पास वो हिम्मत है, आपकी वो तैयारी है। तो इसीलिए आई कांटेक्ट, और ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आई कांटेक्ट आपका आ जाता है। जी नेक्स्ट।
निशा कुमारी। सर मुझे पूछना था हाँ। मैम, मैंने हॉबी के लिए टॉपिक दिया है, एक लोगों से बात करना और एक बेजुबान जानवरों को सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक खाना बनाना। इस तीनों में से कौन ज्यादा प्रभावी रहेगा, कौन मतलब बोर्ड में बेहतर लग सकता? सर सुने हैं क्या? जी जी, इसका प्रश्न है, एक हॉबी में आपने 3 चीज चूज किया है, एक बेजुबान जानवरों को खाना बनाना, खाना खिलाना, और दूसरा क्या है आपका? खाना बनाना, और तीसरा लोगों से बात करना। पहला लोगों से बात करना, दूसरा है बेजुबान का सेवा करना, आवाज क्लियर नहीं है इनकी। और तीसरा है खाना बनाना। ठीक ठीक, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है ना, जो बेजुबान जानवरों को आप खाना खिलाते हैं या सेवा करते हैं, वो काफी अच्छी हॉबी है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक होता है दूसरों से हटके। इसमें आप चूज करके रख सकते हैं, और 2 रख सकते हैं, या फिर आप कुकिंग को भी रख सकते हैं। ये हॉबी एक नहीं 2 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं तो आप दोनों चाहें तो दोनों रख सकते हैं। पहले नंबर पे प्रायोरिटी में रखिए कि बेजुबान जानवरों की सेवा करना, और दूसरे नंबर पे रखिए कि हमको कुकिंग करना अच्छा लगता है। वो बात जरूर है कि इस तरीके का अगर हॉबी रखते हैं तो आपने रियल में बेजुबान जानवरों का सेवा किया हो, उनको पूछ के ऐसा कुछ नहीं लगे कि किसी भी तरीके का ये फ्लॉप कर रही है, या फिर ऐसे ही एक आध कुत्ते को रोटी खिला दी, या गाय को रोटी सवेरे सवेरे उठ के खिला देती है और बोल रही है सेवा कर रहे हैं। दूसरा, जो एनिमल क्रूएलिटी होती है, उसके लिए बिहार सरकार के क्या स्टेप्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के क्या नॉर्म्स हैं। जो पेटा इंडिया है, वो एनिमल क्रूएलिटी को लेकर के काफी बातें करती है। उसका क्या नॉर्म्स, अभी मैं हाल में एग्जांपल आपको देता हूं कि जो वेज मिल्क और नॉन वेज मिल्क का चर्चा आया है, तो इसी तरीके के प्रश्न आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में हाथी का मौत हुआ है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न। बेजुबान जानवर में सिर्फ स्ट्रीट एनिमल की बात नहीं होती है, जो लोग पालतू जानवर को पालतू बनाते हैं उसके साथ भी वो क्रूरलिटी करते हैं, वो फिर सर्कस में जो क्रूरलिटी होती है, इसी तरीके से जो जंगल में चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं उसके साथ क्रूरलिटी होती है। तो एनिमल का वेलफेयर। दूसरा, स्ट्रीट डॉग का जो मसला अब चल रहा है, देखते हैं कि हर जिले में, हर राज्य में, हर शहर में स्ट्रीट डॉग के काटने से कितने लोगों की मृत्यु हो जा रही है, कितने लोग जख्मी हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रीट डॉग्स का मसला है उसको आप किस तरीके से टेकल करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको जब क्लास में आएंगे तो इसको बहुत डिटेल में बताएंगे, बेजुबान जानवरों वाला मसला क्या है। और उसको आप अच्छे से अगर इन सब प्रश्नों को टेकल कर पाते हैं तो बहुत अच्छा आपका हॉबी है, इसको रखिए। ये हॉबी थोड़ा सा यूनिक लगेगा तो उनको बात करने में भी मजा आएगा। सर कल का ही सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप स्ट्रीट डॉग को खाना नहीं खिला सकते बाहर, अगर खिलाना हो तो अपने घर के अंदर खिलाइए, बाहर नहीं खिला सकते। तो इससे मतलब उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है काटने वगैरह की, इसका मतलब आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आएंगे आलोक ललन, इस पे जब क्लास में बात करेंगे तो इस पे डिस्कशन करेंगे। अभी जो से सवाल जवाब कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट मनोज कुमार। सर हाँ चिरंजीव बोलो। सर एक डाउट आपसे पूछना था सर। सर जैसे आपने बोला कि जब इंट्रो देते हैं तो उसमें जो जो आपने ठीक ठाक अगर अचीव किया उसको आप रिफ्लेक्ट करो अपने इंट्रोडक्शन में। तो सर एक जो अचीवमेंट है वो थोड़ा मतलब अभी जैसे ग्रेजुएशन के टाइम में गेट एग्जाम वगैरह जो देते हैं, लेकिन सर अब उसमें उतना अच्छा रैंक नहीं आया था, बट 700 रैंक आया था जो भी। अगर आप वो बोलते तो फिर तो वो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा पूछने लगेंगे ना। देखिए मैंने जब पढ़ाया भी था ना क्लास में तो बताया था कि आपने अगर इंजीनियरिंग में 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एक वैसे होते हैं जिन्होंने कि इंजीनियरिंग को किसी तरीके से पास किया है, और दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग को जिया है, इंजीनियरिंग को पढ़ा है अच्छे से। अगर आप दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आप प्रश्न को इन्वाइट कीजिए, आप बताइए कि मैंने गेट भी क्वालिफाई किया था सर, मेरी रैंक इतनी थी, लेकिन फिर भी मैं सिविल सर्विसेज के प्रति आकर्षित था और इस सेवा में आना चाहता हूँ। तो हो गया कि आपको अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सवाल पूछने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग उस तरीके से नहीं पढ़े हैं, या फिर पढ़े हुए ज्यादा समय हो गया याद नहीं है, तो आपको हाँ बताना सर ही वो नहीं। याद नहीं है सर, पढ़ा तो ठीक से था बट देखिए अभी क्योंकि 6-7 साल गैप है कि अगर आप खुद से गेट के उस किताब को निकाल करके रिवाइज करके नोट्स वोट्स देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे नहीं, जो उसका एक मेन बुक आता था मेडजी वाला, उस किताब को भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है, उसको अगर आप पढ़ के उसका सारे फॉर्मूले को समझ सकते हैं। और बेसिक बेसिक एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में जाएंगे एक एक करके वो कार्नोट इंजन वगैरह पूछना स्टार्ट कर देंगे, वो ही पूछेंगे इस तरीके से। SI CI इंजन जो होता है वही पूछेंगे। तो इतने सवाल को अगर आप आंसर कर सकते हैं तो बस आप बता दीजिए कि हाँ मैंने किया था, कोई सर दिक्कत नहीं है। अगर सर इसके ऊपर एक क्लास अगर हो जाता तो फिर मैं सोच रहा था कि ये बोलूंगा, लेकिन अभी थोड़ा डर में हूँ कि वो बोलेंगे आप रैंक बता रहे हो बट आपको याद नहीं है, तो वो इसलिए थोड़ा नहीं डाइसी लग रहा है।
वो करवा देंगे, क्लास करवा देंगे। एक एक करके सारे लोगों का धीरे धीरे टीचर को बुला करके धीरे धीरे क्लास थैंक यू। मनोज पूछिए। जय हिंद मैम। जय हिंद। मेरा सवाल ये था कि मेरा हॉबी है सॉन्ग लिखना। मैं गाना लिखता हूँ, भोजपुरी हो या फिर मगही हो। और ऐसे मैं जीआरपी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ भारत रेल थाना में। तो मैम हॉबी से ये पूरा सिंगिंग के बारे में पूछेगा या पूरा राइटिंग के बारे में? हॉबी से मेरे से तो पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर आप गाना लिखते हैं तो हो सकता है कि वो नाम वाम कोई पूछ ले, या किस टाइप का आप गाना लिखते हैं, किस टाइप के गाने के बारे में जानते हैं, क्योंकि म्यूजिक हमको लगता है कि सबका ही फेवरेट होता है ना। तो आप हो सकता है आप क्या क्या लिखे हैं आज तक ये भी पूछ ले, ये भी बोले कि भाई एक दो गाकर सुनाओ, गाते भी हो क्या। जी मैम, गाते भी हैं। और इस टाइप आप जब मॉक दीजिएगा ना, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन ना, मतलब टोटली बोले 360 करके वो सर 1-2 दिन ऐसे करके ना वो हो जाएगा आपका। तो इतनी छोटी छोटी क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइए। निशा कुमारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था, मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन मैम बीकॉम से है, तो इसमें कौन सा कैसा क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके जाएं जो अच्छा रहेगा मैम? देखिए मेरे से पूछे थे कि कैश बुक के बारे में, और ये जर्नल एंट्री क्या होता है, कैसे होता है, लेज़र पोस्टिंग कैसे होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, पीएल अकाउंट के बारे में, यही सब मीन्स की 7-8 क्वेश्चन ग्रेजुएशन से ना, बहुत ज़्यादा डीपली ये सब तो आपको भी पता ही होगा कि ये सब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है। यस मैम। हाँ, तो बस इसी टाइप के पूछेंगे। वही ग्रेजुएशन वाला बेसिक जो होता है ना, इससे ज़्यादा डीपली वो वहाँ पे क्या क्या ही पूछ लेंगे। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट काजल, देन अंजलि। सर मेरा सवाल वही ग्रेजुएशन वाला था, निशा पूछ ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम सवाल पूछना चाहते हैं, रेज कीजिए हैंड और पूछिए अपना सवाल। जो लोग भी सवाल पूछना चाहते हैं हैंड रेज करेंगे। ज्योत्सना, एक चीज के बारे में कि जैसे तुमने 65 दिया, 66 दिया, 67 दिया, 68 दिया, 69 दिया, काफी लंबा संघर्ष। 65 में भी 66 में जाकर के मेंस हो गया, पीटी हो गया, मेंस हो गया, मेंस में रह गए 2-3 मार्क्स से, उसके बाद 67 हुआ नहीं, 68 में। तो ये जो लंबी जर्नी चली है और समाज के बहुत सारे ताने सुनने को मिलते होंगे इस दरमियान, तुमको इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि किस तरीके से ये इसको तुमने झेला। 65 से हम शुरू किए थे देना, और उस टाइम 4 महीने पढ़कर हुआ ये था कि मेरा 3 नंबर से मेरा पीटी छूट गया। पर वो जब पीटी का जब मार्क्स आया ना, तो फिर वो देख करके बहुत खुशी हुई कि हमको लगने लगा कि नहीं, हमसे हो जाएगा। और फिर 66 के लिए दिन रात लग गए, और 66 में ऐसा हुआ कि पीटी हो गया और मेंस